टॉपिक हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको लास्ट जो डेफिनेशन करवाई थी, लोजेंजिस करवाई थी, उसके बाद तो जो हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे वो है नेजल प्रिपरेशंस। 32 जो डेफिनेशन है दैट इज नेजल प्रिपरेशंस एंड ऑइंटमेंट्स। 33 ऑइंटमेंट्स। इसमें आज के लेक्चर में नेजल प्रिपरेशंस और ऑइंटमेंट्स के जो दो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेजल प्रिपरेशंस क्या होती हैं? नेजल प्रिपरेशंस एक्चुअली वो प्रिपरेशंस है जो हम नेजल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हम नेजल प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द नेजल प्रिपरेशंस। नेजल प्रिपरेशंस की अगर मैं क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाऊं यहाँ तो ये 4 तरह की नेजल प्रिपरेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज नेजल ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स। नेक्स्ट नेजल स्प्रे। नेजल पाउडर्स। एंड फोर्थ वन इज नेजल सॉल्यूशंस और नेजल वॉश। नेजल प्रिपरेशन को इन 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। नेजल ड्रॉप्स, नेजल स्प्रे, नेजल पाउडर एंड नेजल वॉश। तो एक एक करके हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो नेजल ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं। जो नेजल ड्रॉप्स होती हैं, नेजल ड्रॉप्स आर द प्रिपरेशंस जो हमेशा एक्वस और ऑयली प्रिपरेशंस की फॉर्म में बनाई जाती हैं। These are the preparations which are prepared in the aqueous और oily solutions। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन इसमें ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि अगर हम ऑयली सॉल्यूशंस में नेजल प्रिपरेशंस बनाएंगे तो ऑयली सॉल्यूशन की वजह से इट विल बी द मोर विस्कस। ठीक है, ऑयली सॉल्यूशन अगर हमने यूज किया है तो इसके कारण जो नेजल ड्रॉप्स हैं उनकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएंगी। विस्कस होने की वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी और इट विल नॉट बी मच इफेक्टिव। ऑयली सॉल्यूशन के लिए जो हम इसमें यूज कर सकते हैं मेनली पैराफिन सॉल्यूशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेजल जो ड्रॉप्स होती है दे मस्ट बी, इसकी पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ आपको। लेट्स देन वी विल डिस्कस वन बाय वन। दे मस्ट बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद द नेजल सेक्रेशन। इनकी जो पीएच है, पीएच इट मस्ट बी 6.5 to 7.5 and the nasal drops these are applied with the help of a proper instrument that is called as nasal dropper and they are used in the form of in the treatment of congestion or for the treatment of as a anti-inflammation, anti-inflammatory agents। नेजल ड्रॉप्स की अगर हम बात करें तो नेजल ड्रॉप्स में क्या होता है कि इट इज द, और इसकी जो नेजल ड्रॉप्स जो है मेनली वो किस फॉर्म में होती हैं? दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन। जो इसकी फिजिकल फॉर्म होती है इट मे बी द सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन in which active ingredients are dissolved, suspended or emulsified.
जो व्हीकल है इसके अंदर इट मस्ट बी द एक्वस व्हीकल और द ऑयली सॉल्यूशन। लेकिन जो एक्वस व्हीकल है, एक्वस व्हीकल इट इज द जनरली प्रेफर्ड बिकॉज ऑयली सॉल्यूशन जैसे लिक्विड पैराफिन है, अगर हम यूज करेंगे तो वो ऑयली सॉल्यूशन की वजह से इट विल इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द प्रिपरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा मेडिकामेंट है उस मेडिकामेंट की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट है इट मस्ट बी आइसोटोनिक विद द नेजल सेक्रीशन। जो नेजल सेक्रीशन है उसके साथ ये आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक का क्या मतलब है कि जो इसकी पीएच है हमारी प्रिपरेशन की वो हमारे नेजल सेक्रीशन की पीएच के इक्वल होनी चाहिए। नेजल सेक्रीशन की पीएच कितनी है 6.5 to 7.5, क्योंकि अगर वो आइसोटोनिक नहीं होगा तो इट मे कॉज द इरिटेशन इन द नोज। These are used with the help of the dropper and they mainly used in the case of congestion। जैसे अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम ये नेजल ड्रॉप्स यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो एफिड्रिन नेजल ड्रॉप्स। नेक्स्ट है नेजल स्प्रे। अगर हम नेजल स्प्रे की बात करें तो नेजल स्प्रे का पहले जो फिजिकल फॉर्म है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस। नेजल स्प्रे जो है ये सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दीज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ द वेरी फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स इसके अंदर होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स नहीं होंगे, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, तो नेजल स्प्रे जो है, नेजल स्प्रे जब भी हम यूज करते हैं तो नेजल स्प्रे हम यूज करते हैं कि ताकि वो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे जाकर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करें। और कंजेशन के केस में मेनली जो अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अस्थमैटिक पेशेंट्स के केस में वो नेबुलाइजर हमेशा अपने साथ रखते हैं। नेबुलाइजर ताकि जब भी अस्थमा का अटैक आए या उनको कंजेशन हो या उनको सांस लेने में दिक्कत हो, वो एकदम से उस पंप को या स्प्रे को यूज कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो प्रिपरेशन है या जो उसके अंदर मेडिकामेंट है बहुत ही फाइन पार्टिकल की फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जब वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करे तो इट मस्ट नॉट कॉज द एनी इरिटेशन। नेजल स्प्रे जो मेनली यूज किए जाते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ द इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेशन। कंजेशन के केस में मेनली यूज किए जाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर कॉल्ड एज द नेबुलाइजर। और ये नेबुलाइजर इसको हम कहते हैं, नेबुलाइजर के लिए के थ्रू इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द नेजल पाउडर। नेजल पाउडर क्या होते हैं? नेजल पाउडर्स दीज आर द प्रिपरेशंस इन व्हिच द मेडिकामेंट इज इन द पाउडर फॉर्म और फाइन पाउडर फॉर्म। These nasal powders and this powder form particles they must be also in the very fine particle size। इसका जो particle size है ये भी बहुत इसका फाइन होना चाहिए। nasal powder का जो particle size है and these are also used with the help of the suitable device and these जो पार्टिकल साइज है इट मस्ट बी लोकलाइज्ड और डिपॉजिट इन नोस्ट्रिल्स। इट मस्ट बी लोकलाइज्ड और डिपॉजिटेड इन द नोस्ट्रिल्स। तो कुल मिलाकर जो नेजल पाउडर्स है, नेजल पाउडर इन दिस जो प्रिपरेशन है इट इज इन द पाउडर फॉर्म। जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज मस्ट बी ग्रेटर देन फाइन पार्टिकल। ग्रेटर क्यों होना चाहिए इससे बड़ा? क्योंकि अगर फाइन पार्टिकल होंगे, जैसे फाइन पार्टिकल नेजल स्प्रे में थे, तो वो फाइन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीधा एंटर कर जाएंगे। तो फाइन पार्टिकल नहीं होने चाहिए। अगर पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होंगे तो वो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर ही डिपॉजिट हो जाएंगे, जो उनका इफेक्ट है वो लोकलाइज होगा। और जो नेजल पाउडर है, नेजल पाउडर भी एक सुटेबल डिवाइस की हेल्प से ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द नेजल वॉश। नेजल वॉश क्या होते हैं? नेजल वॉश दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच आर यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है जब हम नेजल की वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा म्यूकोजा है
या डस्ट पार्टिकल जो हमारे सिलिया के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं या नॉस्ट्रल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो जनरली नेजल वॉश है, नेजल वॉश आर जनरली यूज्ड इन द केस ऑफ सर्जरी। अगर सपोज नोज की सर्जरी करनी है या नेजल ट्रैक्ट की सर्जरी करनी है तो सर्जरी से पहले हम नेजल वॉश यूज करते हैं ताकि नोज को प्रॉपर क्लीन किया जा सके और सर्जरी के टाइम किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सो दीज आर द नेजल प्रिपरेशंस जो मैंने इसमें आपको ये कवर करवाई हैं। नेजल प्रिपरेशंस जो डिफरेंट तरह की होती हैं। नेजल प्रिपरेशंस में 4 तरह की हैं। फर्स्ट वन इज द नेजल ड्रॉप, सेकंड वन इज द नेजल स्प्रे, थर्ड वन इज द नेजल पाउडर एंड फोर्थ वन इज द नेजल वॉश। तो नेजल ड्रॉप्स क्या है? नेजल ड्रॉप्स जो है मेनली इन द सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन फॉर्म। दीज आर मेनली प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस। लेकिन जो इसका एक्वस सॉल्यूशंस है, एक्वस सॉल्यूशन इसका जनरली प्रेफर किया जाता है ऑयली सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर ऑयली सॉल्यूशन होगा तो इट में आल्सो रिड्यूस द सिलियरी एक्शन ऑफ आवर नोज। इट मस्ट बी आइसोटोनिक विद द नेजल सेक्रेशन, जो पीएच है 6.5 to 7.5 होनी चाहिए। दे आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर एंड दे आर यूज्ड इन द केस ऑफ कंजेशन। सॉरी, कंजेशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। दे आर यूज्ड कंजेशन, CONGESTION, कंजेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह हम इनको यूज करते हैं। नेजल स्प्रे जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए ताकि वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाके इफेक्ट कर सके। जनरली जो नेबुलाइजर है अस्थमैटिक पेशेंट के लिए वो नेजल स्प्रे की एक फॉर्म है। नेजल पाउडर है जो मेनली पाउडर फॉर्म में होते हैं या फाइन पार्टिकल साइज होते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन फाइन पार्टिकल साइज होना चाहिए इनका, ताकि वो लोकलाइज्ड हो सके और वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल के अंदर ही डिपॉजिट हो सके। नेजल वॉश वो होते हैं जो जनरली इरिगेशन पर्पस के लिए बिफोर सर्जरी इनको यूज किया जाता है। सो दीज वर द नेजल प्रिपरेशन। नेक्स्ट आर द ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स क्या है? ऑइंटमेंट्स आप लोगों ने देखी होंगी रूटीन में हम लोग जैसे यूज करते हैं ऑइंटमेंट्स। जैसे बेटाडीन एक ऑइंटमेंट है, अगर कहीं भी जैसे कोई स्किन के ऊपर एक्सटर्नल वुंड बन जाए या घाव बन जाए तो उस केस में ऑइंटमेंट यूज किया जाता है, बेटाडीन ऑइंटमेंट। बेटाडीन का लोशन भी आता है इसी तरह से। तो लेट्स वी विल डिस्कस द ऑइंटमेंट। Next is ointment. Ointments क्या होते हैं? अगर पहले मैं ointments की आपको कुछ प्रॉपर्टीज जैसे उसकी फिजिकल फॉर्म है उसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। Ointments these are the semi-solid ointments, these are the semi-solid preparations which are applied on the skin or any mucous membrane externally। स्किन के ऊपर या किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो हम एक्सटर्नली इसको अप्लाई करते हैं। ऑइंटमेंट्स जो हैं दे में बी miscible, immiscible or may have the emulsifying effect with skin। स्किन के साथ मिक्सिबल प्रॉपरली मिक्स भी हो सकते हैं, इमिक्सिबल भी हो सकते हैं और इसका इमल्सिफाइंग इफेक्ट भी हो सकता है स्किन के साथ। वो डिपेंड करता है कि जो ऑइंटमेंट हम बना रहे हैं वो ऑइंटमेंट आपने किस टाइप के बेस में तैयार किया है, किस टाइप के बेस में आपने उसको प्रिपेयर किया है ऑइंटमेंट को। ऑइंटमेंट जो है इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। सिंपल है, बीटा मिथासोन जो ऑइंटमेंट होती है जिसको आप बीटा मिथासोन जिसको आप बेटाडीन भी कहते हो,
बीटामिथासोन ऑइंटमेंट, बीटामिथासोन ऑइंटमेंट। ठीक, तो these what are the ointments? Ointments are the semi-solid preparations which are applied on the skin and mucous membrane externally. These may be miscible, immiscible, or they may have the emulsifying effect with the skin. लेकिन जो इनका इफेक्ट है वो स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कि किस तरह के आपने इसको किस तरह के बेस के अंदर तैयार किया। ये ऑइंटमेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ऑइंटमेंट्स आर जनरली यूज्ड फॉर इमोलिएंट एक्शन, फॉर एस्ट्रिंजेंट एक्शन, एंटीपर्स्पिरेंट, effect, and also for as the smoothing purpose, for smoothing purpose। किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इमोलिएंट, जैसे अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उसका मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, सेम स्मूथनिंग पर्पस के लिए। एस्ट्रिंजेंट, अगर आपके स्किन के ऊपर डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए। एंटीपर्स्पिरेंट, मतलब जो पसीना है उसको रोकने के लिए, या इवन इसको थेरापेटिक यूज के लिए भी कर सकते हो। जैसे बीटामिथासोन जो ऑइंटमेंट है वो वुंड्स के ऊपर अप्लाई की जाती है घाव को भरने के लिए, या बहुत सारी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स होती हैं, या बहुत सी मेडिसिन्स होती हैं, एंटी फंगल मेडिसिन्स होती हैं, वो सारी की सारी ऑइंटमेंट है। सो तो ऑइंटमेंट्स को आप एक्सटर्नली यूज करते हैं फॉर एनी कॉस्मेटिक पर्पस के लिए और फॉर द थेरापेटिक पर्पस के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जो ऑइंटमेंट्स की टाइप्स हैं, ये 3 तरह के ऑइंटमेंट्स होते हैं जो अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कि उसमें आपने ऑइंटमेंट्स के लिए बेस कौन सा चूज किया है। बेस के ऊपर जो ऑइंटमेंट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट, हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग, तो हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट होगा। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? लिपोफिलिक ऑइंटमेंट। दूसरा नाम इसका क्या होगा? दैट विल बी द लिपोफिलिक ऑइंटमेंट। जो ये हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट है या जो ये लिपोफिलिक ऑइंटमेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट विल एब्सॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिक है तो पानी की अमाउंट बहुत ही कम एब्सॉर्ब करेगा। इट विल एब्सॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। सेकेंड, इसके अंदर जो बेस है, बेस हम इसमें कौन सी यूज करते हैं? हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट है तो इसके अंदर लिपोफिलिक बेस ही हम इसमें यूज करेंगे बनाने के लिए। दैट इज एनिमल फैट, हार्ड पैराफिन या और सॉफ्ट पैराफिन, या वैक्सेस। ये जो बेस है जनरली इन बेसिस को यूज करके हम इसमें हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट बनाते हैं। ये तो मेनली बेस है। इसके अंदर मेडिकामेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट 1, 2 जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे और वो उसकी वजह से जो हमारी ऑइंटमेंट तैयार होगी दैट विल बी द हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट। जो ये हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट है इट इज नॉट इजीली मिक्स्ड विद द स्किन। ठीक है, स्किन के ऊपर थोड़ी अप्लाई करनी मुश्किल है। सेकेंड टाइप की जो ऑइंटमेंट है दैट वन इज द हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट हाइड्रोफिलिक है तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? लिपोफिलिक
लिपोफोबिक ऑइंटमेंट। जो हाइड्रोफिलिक या लिपोफोबिक ऑइंटमेंट है, इसके अंदर हम जो बेस यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे वाटर लविंग बेस। ठीक है, वाटर लविंग बेस यूज करेंगे, इसलिए हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट बनेगी। तो ये जो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट है, हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट किस तरह का ये नेचर होगी इसकी, इट विल एब्सॉर्ब और इट विल मिक्स मिक्सिबल, इट इज easily miscible with वाटर के साथ easily miscible होगा। और जो इसके अंदर हम बेस यूज करते हैं बनाने के लिए, दैट इज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम PEGV बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। These are the lipophobic ointment and these are the easily miscible with the water. थर्ड टाइप के जो हमारे ointment हैं, these are the water emulsifying ointment. Water emulsifying ointment. This is a third type ointment. जो वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स की? वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है, ये तो एब्सॉर्ब कर रहे थे लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, इन्होंने एब्सॉर्ब किया मिक्सिबल विद द वाटर, दे कैन एब्सॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एब्सॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, सेकेंड, इसके अंदर जो बेस यूज किए जाते हैं, ये सेम बेस इसके अंदर यूज किए जाते हैं जो हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट में यूज करते हैं। एनिमल फैट, हार्ड पैराफिन या सॉफ्ट पैराफिन और वैक्सेस, सेम बेस एज हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं, हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट के लिए, प्लस इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, सम इमल्सिफाइंग एजेंट, सम इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो सॉर्बिटोल का, या आप एग्जांपल ले सकते हो वूल फैट का, वूल फैट, सॉर्बिटोल या वूल फैट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट सॉर्बिटोल या वूल फैट ऐड करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास बेस तैयार होगा, अब उसके अंदर आपने क्या किया है, इमल्सिफाइंग एजेंट डाले हैं, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेंगे, इसकी जो हाइड्रोफोबिक नेचर है, क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोफोबिक बेस ऐड किए, हाइड्रोफोबिक नेचर है उसको ओवरकम करेंगे, जिसकी वजह से वो इजीली वाटर के साथ मिक्सअप हो सकता है, इट कैन एब्सॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये तीन तरह के जो ऑइंटमेंट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट, हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट या वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट। ये जो तीनों टाइप्स के ऑइंटमेंट है वो अपने अपने बेस की वजह से वेरीफाई करते हैं। हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट तो है दे कैन एब्सॉर्ब अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर एनिमल फैट, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन और वैक्सेस यूज करते हैं। हाइड्रोफिलिक जो ऑइंटमेंट है, इट इज इजीली मिक्सिबल विद वाटर, जिसके अंदर हम पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं। जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है ये एक हाइड्रोफिलिक बेस है, एंड जो इसके जो ऑइंटमेंट बनते हैं दे कैन बी इजीली अप्लाइड ऑन द स्किन। और जो वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है, इसमें बेस हम हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट वाले यूज करेंगे विद सम इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, वो सर्फेक्टेंट्स का काम करते हैं, दे विल एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, जो मेनली पार्टिकल्स की सरफेस टेंशन को कम करके पार्टिकल्स को इजीली वाटर के अंदर मिक्सिबल करते हैं या उसके फेस के अंदर मिक्सिबल करते हैं। सो दीज आर द वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे फार्मास्यूटिक्स में सेकंड ईयर में आपके पूरे डिटेल में भी आता है ये ऑइंटमेंट का टॉपिक। तो इसमें अगर आपके पास एक 4 नंबर का नोट भी आ जाता है कि डिफाइन ऑइंटमेंट या व्हाट आर द ऑइंटमेंट, तो उसके अंदर आप ये पूरा इस तरह से अगर इसको टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे, यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, तो दीज आर द टू मेन डेफिनेशंस जो आज के लेक्चर में हमने कवर की हैं, नेजल प्रिपरेशंस एंड द
बाकी हम